नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप टाइटल और थंबनेल देख के मुझे बहुत गाली मारोगे। आप बोलोगे भाई तू हमेशा टाटा के पीछे ही पड़ गया यार, मतलब टाटा को छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो भाई इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाटा क्या सच में बहुत ज्यादा बेकार गाड़ियां बनाता है, क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो टाटा को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसको पूरा जरूर देखिएगा और जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो तो जरूर देखिएगा जो भी टाटा को लेना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को अदरवाइज मत लीजिएगा। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट्स में ऐसा बोला कि जितना पैसा आप इस खटारा नैनो में लगा रहे हो उतने में तो आपकी नई गाड़ी आ जाएगी। भाई ये कमेंट करने वाले प्लीज मुझे बताएं कहाँ मिलती है इतनी 4-5 हजार में सस्ती गाड़ी। मतलब सीरियसली अगर 4-5 हजार में गाड़ी मिलती है तो मैं अभी तुरंत जाके लेना चाहूंगा। और मुझे 4-5 हजार रुपए ही लगे हैं अपनी नैनो को सुधरवाने में, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर किए थे, इसीलिए मेरी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई थी। और मैंने ये वीडियो में भी बताया कि मैंने एक बार में एक्स्ट्रा पार्ट्स मंगाए थे जो कि गाड़ी को जरूरत नहीं थी उस समय, लेकिन बाद में पड़ सकती है, इसीलिए मैंने पहले से मंगा के रखे थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसे लग गए। भाई लोग कमेंट्स में यहाँ तक भी नहीं रुके। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि सर रतन टाटा जी जो हैं वो इंडिया के नहीं है। तो भाई मैं उनको पहले बता दूं, जी हाँ मैं मानता हूँ कि पारसी लोग ईरान और उसको बिलोंग करते हैं, बट उनको नेशनलिटी मिली है ना, तो इंडिया के ही हुए ना, वो इंडियन ही कहलाएंगे ना जब सिटीजनशिप मिली हुई है उनको। तो और भाई आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता ना हो तो मिस्टर रतन टाटा जी का जन्म भी भारत में ही हुआ था, इसलिए वो पूरे के पूरे इंडियन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर नहीं भी है, चलो मैं मान लेता हूँ कि नहीं भी है, ठीक है, फिर भी उनने जो देश के लिए काम किया ना, आप और मैं नहीं कर रहे हैं, तो ही इज बेटर इंडियन देन अस। देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत अच्छे और बहुत समझदारी वाले कमेंट्स भी किए लोगों ने। ये जो गौरव चौहान जी हैं उनने लिखा भाई ये तो नॉर्मल है, हर कंपनी में होता है। उसके बाद में सचिन कुमार जी ने बोला है टाटा इंप्रूव कर रहा है, बस अगर आप टाटा के एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग दे दो तो इंडिया में टाटा नंबर 1 पर रहेगी। तेजस एस ने बोला है रियली ऑसम, टाटा इज लव। फिट माउंटेन बीस्ट, मेरे दोस्त ये प्रॉब्लम सभी ब्रांड्स में है, डोंट ब्लेम अ पर्टिकुलर ब्रांड। गाड़ी चलेगी तो दिक्कत तो आएगी, ये चीज सर ने बिल्कुल के सही बोली है। अगर गाड़ी चलेगी तो दिक्कत तो आएगी। अब ये थोड़ी ना कि गाड़ी में दिक्कत आए तो गाड़ी बेचो दूसरी ले लो। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं जिनने समझदारी दिखाई है और टाटा के खिलाफ न लिख के टाटा के सपोर्ट में लिखा है। तो ये सब चीजें पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ लोग समझ रहे हैं चीजों को। चलिए अब गाड़ी के टॉपिक पे वापस आते हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि टाटा की शीट मेटल ही खराब है, टाटा गाड़ी नहीं बना सकती है। आपको टाटा पैसे दे रही है प्रमोशन करने के, उनके हक में वीडियो बनाने के, तो उनको मैं बता दूं कि टाटा इतनी छोटी कंपनी नहीं है जो मेरे छोटे से चैनल के लिए पैसे देगी, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे देने ही होंगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देंगे ना भाई। मुझे बस टाटा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन लगता है और हर चीज के एस्पेक्ट में टाटा की गाड़ियां बहुत वैल्यू फॉर मनी लगती है। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ और सबको बोलता हूँ कि भाई टाटा की गाड़ियां लो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और साथ में मुझे ये भी बताएं कि अभी मार्केट में सबसे वैल्यू फॉर मनी कार टाटा ही बना रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है प्लीज बताएं। दूसरा हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो नए बायर्स हैं क्या उन्हें टाटा की गाड़ी लेनी चाहिए, और एक सपोर्टर की तरह नहीं, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने गाड़ी ली है टाटा की तो आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले जो न्यू बायर्स हैं, वो खासकर जो पहली बार गाड़ी लेने वाले हैं और टाटा लेने की सोचते हैं, तो उनके मन में टाटा लेने से पहले बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मेजॉरिटी में लोग बोला करते थे कि टाटा की गाड़ी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, कहीं भी खराब हो जाती है। टाटा की गाड़ी में सिर्फ आप सर्विस सेंटर के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, सर्विस सेंटर से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, हर दिन कोई ना कोई गाड़ी में नया इशू आ जाता है, गाड़ी में बहुत ज्यादा आवाज है, सस्पेंशन भी जल्दी खुल जाता है, पेट्रोल ज्यादा पीती है गाड़ी, ये सब दिक्कतें बताते थे। और ये सब स्टेटमेंट्स 10 में से 9 लोग कहते थे, और ये रियलिटी है भाई, ऐसा लोग कहा करते थे। इवन जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल्स बनाना चालू किया था तो लोगों ने उनका ये मजाक बनाया था कि ट्रक बनाने वाला जब कार बनाएगा तो यही होगा ना, ट्रक जैसी ही गाड़ियां आवाज करेंगी, वैसा ही रिफाइनमेंट होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, टाटा अब वो सिनेरियो को चेंज कर चुका है। अब टाटा के लिए लोग सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो टाटा के लिए नेगेटिव तक तो ठीक था, नफरत की भावना से बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि टाटा ने पता नहीं उनका क्या ही बिगाड़ दिया हो। देखिए लोग अगर एक हद तक किसी चीज में प्रॉब्लम बताएं तो समझ में आता है कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो एक लिमिट तक प्रॉब्लम बताए। Hyundai में जब 6 महीने से लेकर 2 साल पुरानी गाड़ियों तक पेंट उखड़ने की प्रॉब्लम आई, तब उसको सिर्फ एक वेबसाइट ने कवर किया था और किसी ने नहीं किया इस प्रॉब्लम को कवर। मारुति के बारे में सब जानते हैं कि वो कितनी कमजोर गाड़ियां बनाता है,
लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। टाटा से एक छोटी गलती हो जाती है तो सारे के सारे वेबसाइट्स उसको कवर करने पे लग जाते हैं और नेगेटिविटी बताते हैं उसके बारे में। टाटा के बारे में पॉजिटिविटी बहुत ही कम लोग बताते हैं, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम हर किसी की गाड़ी में आती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, लेकिन उसको सर्विस सेंटर में ले जाके आप सही करा सकते हैं। कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती है। अब आपने ये बता दिया कि गियर बॉक्स भी खराब है, चैसी भी खराब है, गाड़ी का इंजन भी खराब है, गाड़ी में आवाज भी आती है, सस्पेंशन भी खराब है, तो भाई ये कहाँ से जेन्युइन लग रहा है? इतने लाख यूजर्स हैं उस प्रोडक्ट के, तो उनको तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही को आ रही है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और ये वही लोग हैं जो टाटा को सक्सेसफुल होते देख रहे हैं तो उनको हजम सा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, मैं टाटा के अंध भक्तों में से नहीं हूं। मैंने टाटा की गलतियों पर भी और खराब सर्विस पर भी वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं जितना टाटा को सपोर्ट करता हूं उतना ही उनसे इंप्रूवमेंट की भी डिमांड करता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी ब्रांड की और गाड़ियां यूज नहीं की हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में ये बोला कि हर गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग इसका मतलब ही नहीं समझे। उनने बोला कि टाटा की गाड़ी है इसीलिए सड़ गई, टाटा में यही प्रॉब्लम आती है। एक ने बोला हाँ, इसमें टाटा की कहाँ गलती है, टाटा ने तो बोला था कि गाड़ी बाहर मत खड़ा करना, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, गाड़ी को घर के अंदर खड़ा करो, बेडरूम में रखो। मतलब यार सीरियसली, ये अब थिंकिंग है लोगों की टाटा को लेके। भाई मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा लोहा है जो नहीं सड़ता है? किसी भी कंपनी का हो यार, वो एक लिमिट के बाद में सड़ता ही है। और यही रीजन है कि गाड़ी जल्दी ना सड़े करके एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट किया जाता है उस गाड़ी की बॉडी का पहले। उसके बाद मैंने 1-2 नहीं, कम से कम 8 से 10 पोस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो लोगों के कंफ्यूजन और उनके डर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये बहुत ज्यादा नोन वेबसाइट्स हैं, आपको सर्च रिजल्ट्स में तुरंत ही दिख जाएंगी। ऐसा नहीं है, इन वेबसाइट्स में सिर्फ टाटा की बुराई ही दिखेगी आपको। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे उस नेगेटिव रिव्यू के, तो आप पाएंगे बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव लिखा है। 100 में से 8-10 कमेंट्स ही नेगेटिव हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं और अच्छी है और जेन्युइन है ये सब वेबसाइट। और जो नेगेटिव कमेंट हैं वो ऐसी लगती है या तो नफरत की भावना से या फॉल्स ब्रांडिंग करने के लिए हेटर्स के द्वारा लिखी गई है। ऐसा नहीं है ये वेबसाइट्स इन हेटर्स का सपोर्ट करती हैं। ये वेबसाइट्स ओपन सोर्स हैं, इसीलिए लोग उसमें जाके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो उसमें टाटा के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भी आपको मिल जाएंगे। मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब एक मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे ये आर्टिकल की लिंक भेजी जिसमें टाटा नैनो की 10 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। अब इस आर्टिकल को पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने डिसाइड कर लिया इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी यार। ठीक है, हर गाड़ी में फ्लॉज होते हैं, नैनो में भी हैं, लेकिन इतने फ्लॉज नहीं है जितने ये भाई सब गिना रहे हैं इस आर्टिकल में। मैं इतने साल से नैनो यूज कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नैनो में जितने फ्लॉज हैं उससे ज्यादा उसकी खूबियां हैं। तो फ्लॉज को देखा नहीं जाता क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में नैनो आती थी उस प्राइस पॉइंट में गाड़ी अपने तरीके से बहुत अच्छी थी। बाकी पॉइंट्स तो मैं नहीं पढ़ूंगा। एक पॉइंट पे जो मेरा दिमाग खराब हुआ उस चीज पे मैं बता देता हूँ। इनने एक पॉइंट पे ये लिखा है कि नैनो के इलेक्ट्रिकल्स बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी के हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात, ये रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, तो वो कोई भी ऐसा कदम नहीं लेना चाहते थे जिसमें नैनो का नाम खराब हो जाए। इसीलिए उनने भाई नैनो में कोई भी खराब पार्ट्स का उपयोग नहीं किया है। नैनो के सारे पार्ट बॉश कंपनी के हैं। अब जिनको नहीं पता, बॉश वही कंपनी है जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि ऑडी, फोक्सवैगन, BMW को अपने पार्ट सप्लाई करती है और बहुत अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स बनाती है। हम इंडियंस की यही तो खराब है, हम चीजों को उनकी कीमत देख के जज करते हैं कि महंगा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उनने एक पॉइंट में लिखा है स्पीडोमीटर अच्छा नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आता गाड़ी में। मैं ये नहीं समझ पाता कि स्पीडोमीटर का वाइब्रेशन के साथ क्या लेना देना है, ये मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। भाई मैंने नैनो को लगभग 65-70 हजार किलोमीटर चला दिया है और मुझे नैनो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इंजन से रिलेटेड, क्लच से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। नैनो अपने आप में एक परफेक्ट गाड़ी है। ऐसा करके इनने बहुत सारे चीजें लिखी हैं। अब हर चीजों को पढ़ते पढ़ते वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं, नैनो से अच्छी गाड़ी अभी तक मैंने इस प्राइस पॉइंट पे नहीं देखी है। नैनो ने मिडिल क्लास के कार के सपने पूरे किए हैं। ये एक अच्छे इमोशन के साथ बनाई गई थी, इसको ऐसे बदनाम मत करो यार प्लीज। अब तो गाड़ी भी बंद हो गई है, अब तो ईगो शांत कर लो यार। और ये ऐसे टाइप के फालतू आर्टिकल नैनो के बारे में लिखना प्लीज बंद कर दो। जनरली मैं ऐसे टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूं जिसमें मैं किसी को कुछ ऐसी चीजें बोलूं, लेकिन मेरे को नैनो के बारे में सुनने से अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक अच्छे इमोशन के साथ में बनाई हुई गाड़ी थी और इसको लोग ऐसे टाइप से बदनाम कर रहे हैं। भाई बता दूं, नैनो से आज तक टाटा ग्रुप को कोई भी फायदा नहीं हुआ है और ये गाड़ी बंद होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के कार का सपना पूरा कर रही है। यार एक ऐसी गाड़ी है जो सेकेंड हैंड में भी एक नई बाइक के प्राइस में आ जाती है, वो भी अच्छी कंडीशन में, कम चली हुई और ज्यादा पुरानी भी नहीं रहती है। ये गाड़ी 30,000 से 1,80,000
20,000 तक आपको नैनो अलग अलग और अच्छी अच्छी कंडीशन में डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल मिल जाती है। जो लोग बाइक लेना चाहते थे, फैमिली का ध्यान में रख के वो कार ओन कर सकते हैं। आप आज एक ऑल्टो लेने जाओ, एकदम कबाड़ हालत की ऑल्टो, पूरी निचड़ी हुई, जिसमें आप हाथ रख दो तो भसक जाए वो गाड़ी, वो भी 15-17 साल पुरानी गाड़ी, वो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में लोग बेचते हैं यार। तो उससे तो बहुत अच्छी है नैनो, उससे ज्यादा स्पेस है। और जिनने नैनो के एसी को ट्रोल किया है, भाई नैनो का एसी इतना तगड़ा है कि छोटा इंजन होने के बाद में भी नैनो का एसी और गर्मी में भी फेल नहीं है भाई। ये उसका सबसे बड़ा एक रीजन है, नैनो का कंडेंसर यूनिट सामने है और इंजन पीछे है, तो हीट ज्यादा अच्छे से डिस्पर्स कर लेता है वो, और इंजन की गर्मी नहीं झेलनी पड़ती। खैर, लेकिन ये लोग चीज समझेंगे नहीं। चलिए, अब खैर नैनो तो बंद हो गई है, तो इसके बारे में बात करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसीलिए अब नई गाड़ियों जैसे टियागो, नेक्सॉन, अल्ट्रॉस पर बात करते हैं। इनके ऊपर भी कुछ ऐसे रिव्यूज लिखे गए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। ये सब नेगेटिव रिव्यूज टाटा की गाड़ियों के बारे में लिखे हुए हैं। देखिए, ऐसे जो रिव्यूज होते हैं, इनको पढ़ के जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो टाटा की गाड़ी लेना भी चाहते हैं, वो भी इस चीज को पढ़ के अपना टाटा लेने का डिसीजन बदल लेते हैं। ये इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं। देखिए, हर कार ओनर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, चाहे फिर वो कोई सी भी कंपनी की कार हो। अब बात ऐसी है कि अगर आप 100 रिव्यूज पॉजिटिव पढ़े और अगर आप एक भी रिव्यू नेगेटिव पढ़े, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव रिव्यू डर बना देगा। और ये होता ही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने 1000 पुण्य के काम किए, लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी तो आपके 1000 पुण्य के काम उस पे कोई भी ध्यान नहीं देगा और आपकी उस एक गलती पे लोग महाभारत लिख देंगे। यही सेम चीज टाटा के साथ में हो रही है। और ये सब जो रिव्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होती है। तो ये सब रिव्यूज आप प्लीज मत पढ़िए, ये एकदम बायस्ड होते हैं और एकदम अगेंस्ट टाटा ही लिखते हैं। और साथ में जो नए बायर्स होते हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम गाड़ी लेते हैं, वो जनरली आप देखना अपने कलीग्स या रिश्तेदार इनसे ज्यादा सलाह लेते हैं। अब एक सर का कॉल आया, उनने मुझसे बोला, भाई टियागो कैसी है, लेना सही रहेगा कि नहीं। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, अपने सेगमेंट की सबसे सेफ गाड़ी है, माइलेज भी अच्छा है। तो उन्होंने बोला, मेरे ऑफिस में एक कलीग है, उनके पास भी टियागो है। उन्होंने बोला बाकी सारी चीजें तो सही है गाड़ी की, बस उसमें एक प्रॉब्लम है कि उस गाड़ी में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने बोला आप बैठ के देखे क्या उस गाड़ी में? बोले हाँ, मैं बैठ के देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब ओनर बता रहा है तो मतलब प्रॉब्लम तो होगी। तब मैंने पूछा कि कौन सी ईयर की टियागो है, तो उन्होंने बोला 2016 की है। मैंने बोला इसीलिए इसमें वाइब्रेशन आ रहा है। उसका कारण है क्योंकि 2016 की जो टियागो थी उसमें बैलेंसर शाफ्ट नहीं आता था, वो सिर्फ टिगोर में आता था। और भाई वाइब्रेशन भी ऐसे नहीं आते कि एकदम गाड़ी ट्रैक्टर टाइप फील हो, ध्यान से नोटिस करने में समझ में आता है कि हाँ थोड़े से वाइब्रेशन है। और वैसे भी 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन होता है 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में, लेकिन इतना माइन्यूट होता है। अगर ये चीजें मीडिया में लोगों ने या कुछ यूट्यूबर्स ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया होता तो लोग इस चीज को स्पॉट ही नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम भी गाड़ी में एग्जिस्ट कर पाती। लेकिन चूंकि ये चीज मीडिया में हाईलाइट हो गई है, इसीलिए लोग इस पे ध्यान देते हैं। अब भाई कुछ लोग प्लीज ये मत बोलना कि अब इसमें टाटा की कहाँ गलती है, कस्टमर जाके गाड़ी बनाता तो ज्यादा अच्छी बनती। अब कस्टमर में तो पैसे दिए ही थे ना, टाटा ने पहले बैलेंसर शाफ्ट क्यों नहीं डाला, इसमें टाटा की गलती है। तो भाई ऐसी बात है, जब टियागो 2016 में, तब वो गाड़ी 6 लाख ऑन रोड में टॉप मॉडल आ जाता था उसका, और उस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी एकदम परफेक्ट थी। फीचर्स जो टियागो में थे वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा थे, और गाड़ी भी काफी सेफ थी, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी और राइड क्वालिटी वाइज भी। लेकिन अब जैसे जैसे गाड़ी का प्राइस बढ़ा है और टाइम के साथ एवोल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, तो टाटा ने भी फेस लिफ्ट के बाद में 2020 में टियागो में बैलेंसर शाफ्ट को डाल दिया। ये टिगोर में शुरू से आ रहा था, क्योंकि टाटा हमेशा से टिगोर को थोड़ा टियागो से ऊपर ही रखना चाहता था। क्योंकि टिगोर जिस सेगमेंट में आती थी, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में, उसमें बहुत सुपीरियर गाड़ियां आया करती थी और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ में आया करती थी। तो टिगोर में भी वो फीचर्स डालने जरूरी थे जिससे कि वो गाड़ी उस सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बने। लेकिन टियागो जिस सेगमेंट में आती थी उस सेगमेंट में इतने फीचर्स की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी थी हमेशा से। आज भी टाटा ने टिगोर में जो फीचर्स डाले हैं वो टियागो में नहीं आते हैं, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप बटन, रिक्वेस्ट सेंसर और भी बहुत सारे। हाँ, लेकिन समय के साथ साथ टाटा ने टियागो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को इंट्रोड्यूस कराया था, जो सिर्फ टिगोर में आया करता था। और जो बायर्स होते हैं, जब अपने रिश्तेदार या कलीग से ये पूछते हैं, उनके पास में लगभग 2 से या 3 साल पुरानी गाड़ी होती है, क्योंकि जो नए बायर्स रहते हैं वो पुराने ओनर्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू और साथ साथ में उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी कैसी चल रही है। लेकिन जिस गाड़ी का वो रिव्यू लेना चाहते हैं, उस गाड़ी में उस समय तक इतने सालों बाद काफी ज्यादा चेंजेस हो जाया करते हैं रिफाइनमेंट और क्वालिटी में। अगर किसी को किसी भी गाड़ी का अच्छा और सही रिव्यू लेना है तो आप उस गाड़ी की कंपनी के सर्विस सेंटर में चले जाइए,
सर्विस सेंटर में जाके किसी भी कस्टमर से आप पूछ लीजिए जो वहां पे गाड़ी लेके आया है अपनी, वो अपनी एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताएगा कि आपको गाड़ी ये वाली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए उस कंपनी की, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस कंपनी के साथ में। और मैं अगर एक टाटा ओनर के हिसाब से बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स में मोर और लेस बहुत अच्छा रहा है। हाँ, अभी भी कुछ कमियां हैं टाटा मोटर्स में, जैसे कि सर्विस सेंटर में पार्ट्स आने में डिले होते हैं, लेकिन आप कंप्लेंट अगर हेडक्वार्टर में करते हैं तो आपके पार्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। धीरे धीरे डीलर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। पहले के समय में टाटा के पास में डीलर्स बहुत खराब हुआ करते थे क्योंकि टाटा के पास में सेल्स वॉल्यूम नहीं थी और लोग टाटा की डीलरशिप नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे टाटा इंप्रूव कर रहा है और अपने डीलर्स की लगाम भी कस रहा है, और जो डीलर्स अभी भी नहीं सुधर रहे हैं उनकी डीलरशिप भी कैंसिल कर दे रहा है, जैसे कि अभी कॉन्कॉर्ड की थी। आप ये सब चीज न्यूज में पढ़ सकते हैं। मैंने अपना जो सर्विस एक्सपीरियंस था गाड़ी का, वो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है। आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को, आपको टाटा मोटर्स की सर्विस का पूरा आइडिया लग जाएगा। अब मैं अपना काम कर देता हूँ। अगर आप भी टाटा की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो बेफिक्र होके लीजिए। गाड़ी काफी अच्छी है, राइड क्वालिटी काफी अच्छी है गाड़ी की, सस्पेंशन सेटअप इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बड़े बड़े गड्ढे में सस्पेंशन की जो आवाज आती है स्पीड में बाकी गाड़ियों में, वो भी टाटा में नहीं आती। आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी में। हर टाटा की गाड़ी में आपको सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि उसमें सेफ्टी मिल जाती है 4 या 5 स्टार। और जो लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ी में माइलेज बहुत कम आता है, तो उनको बता दूं, टियागो, टिगोर, नेक्सॉन और अल्ट्रॉज में लोगों ने 23-24 तक के माइलेज निकाले, वो भी पेट्रोल गाड़ी में। और डीजल में तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं क्योंकि डीजल में हमेशा पेट्रोल से ज्यादा ही माइलेज होता है। हाँ, लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे और ट्रैफिक कंडीशंस पे। दूसरा, सीट्स की कंफर्ट हर टाटा में बाकी कंपनियों की गाड़ी से काफी ज्यादा अच्छी है। बैठ के एकदम सोफा जैसा एहसास होता है। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो एक बार आप शोरूम जाइए और वहां पे जाके एक्सपीरियंस करिए, और उसी दिन आप दूसरी गाड़ी के शोरूम में जाइए और उसके बाद में उस गाड़ी की सीट को भी एक्सपीरियंस करिए, तो आपको समझ में आएगा कि टाटा की गाड़ियां सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। हर गाड़ी का प्राइस इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है कि आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों में वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं उस गाड़ी के सेगमेंट में, मतलब वैल्यू फॉर मनी। और कम से कम टाटा ऐसा तो नहीं करती बाकी कंपनियों जैसे कि पैसे भी ज्यादा ले लिए, क्वालिटी भी नहीं दी, कमजोर गाड़ी आपको दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल ये लोगों ने, जो फॉल्स रिव्यू देने वालों ने डाला है, वो ये है कि टाटा की रीसेल वैल्यू काफी कम है और गाड़ियां बहुत औने पौने जाती हैं। तो ये रिव्यू लिखने वालों को मैं ये बोलना चाहूंगा, भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? गया वो समय जब टाटा की रीसेल नहीं थी। अब आप जाओ, टियागो से लेकर जितनी भी गाड़ियां हैं, आप उनके एक बार रीसेल जरा पता करो। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। आज टाटा की ये हालत है कि या तो गाड़ियां आपको रीसेल में मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी तो इतनी महंगी मिलेंगी कि उसमें आप 1.5 से 2 लाख रुपए मिला के शोरूम से गाड़ी ले सकते हो। मैं आपको टियागो का एग्जांपल बता दूं। एकदम स्टार्टिंग की जो टियागो है लगभग 2016 वाली, वो टियागो लगभग 40 से 50-60 हजार किलोमीटर चली हुई है और गाड़ी एकदम टॉप मॉडल की है। और उस बंदे ने खुद 6,20,000 के आसपास ऑन रोड खरीदा होगा उस गाड़ी को, लेकिन अब वो 4.5 से 5-5.5 लाख के बीच में मांग रहा है गाड़ी का। XM और XT जो 4 से 5.5 के बीच में ऑन रोड आती थी, उनके भी लोग 3.5 लाख से चालू करते हैं सीधा प्राइस को। सेम यही हाल नेक्सॉन का है। XM XT वेरिएंट सेल पर जो आता है वो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जितने भी जैसे OLX है, फेसबुक के जो स्टोर्स हैं, सब में आप चेक कर सकते हैं गाड़ी के प्राइस। उनमें जो XM XT वेरिएंट आता है नेक्सॉन का, वो लगभग 7 से 9 लाख रुपए ऑन रोड में ओरिजिनल प्राइस में आता था, और वो गाड़ी जो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है आपको 6 से 8 लाख रुपए के बीच में मिलेगी। तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं है अच्छी रीसेल वैल्यू का? अब भाई गाड़ी तो वैसे भी बैड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि कीमत तो उसी दिन गिर जाती है जिस दिन आपके नाम पर रजिस्टर हो गई। इवन आपने अगर शोरूम से बाहर नहीं भी निकाली, अगर आपके नाम पर रजिस्टर हो गई तो उसका प्राइस गिर ही जाता है। तो इतने हजार किलोमीटर चलने के बाद में और इतने साल बाद गाड़ी की कीमत तो इतनी तो गिरनी ही है जितनी मैंने आपको बताई। और आपको बता दूं, रीसेल सीधा सीधा डिपेंड करती है गाड़ी की मार्केट की डिमांड पे। अब जब टाटा की डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है रीसेल भी अच्छी होगी, सिंपल सा फंडा है। इसलिए जो बायर्स गाड़ी लेना चाहते हैं और टाटा की कम रीसेल के लिए परेशान है, तो इस पॉइंट को तो मैंने आपको प्रूफ के साथ में बता दिया। और अगर आप गाड़ी चलाओगे तो प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी आती ही रहेंगी, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम टाटा की गाड़ियों में नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है, आपको टाटा जैसी गाड़ी लेनी है जिसमें आपको सारी क्वालिटीज मिले, माइलेज से लेके बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स, कंफर्टेबल कार मिले, या सिर्फ दिखावटी चीजें और कमजोर गाड़ियां मिले। और जो एक वीक पॉइंट टाटा का है सर्विस सेंटर्स, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और भाई गाड़ी लेके चलाओगे ना, दिन भर सर्विस सेंटर में लेके तो खड़ा नहीं करोगे, तो नंबर्स मत गिनो। और ज्यादा नंबर्स के सर्विस सेंटर उन्हीं गाड़ियों को जरूरत पड़ती है जो साइकिल से टकराने के बाद में, अपने से कई गुना सस्ती गाड़ियों से टकराने के बाद में गाड़ी खत्म हो जाती है, उनको सर्विस सेंटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद ही समझदार हैं।
और भाई टाटा धीरे धीरे अपने डीलर्स को सुधार रहा है। ये सब करने में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले समय में टाटा काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। और अभी भी दिन प्रतिदिन टाटा इंप्रूव कर रहा है और अपने कस्टमर को एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज जो मैं लास्ट में आपको गिनाना चाहूंगा, टाटा में आपको सबसे अच्छी चीज मिलती है लाइफ टाइम आरएसए। अब आरएसए जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आरएसए का होता है रोड साइड असिस्टेंस। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए कहीं रास्ते के बीच में, या आपकी गाड़ी में मान लीजिए पेट्रोल ही खत्म हो जाए, तो जब आपकी गाड़ी को टो करना पड़ता है या मैकेनिक रिपेयर लगता है, तो आरएसए काम में आता है। आप कंपनी के आरएसए में कॉल करके हेल्प मंगवा सकते हैं। जनरली जो कंपनीज हैं वो सिर्फ 4 साल का फ्री आरएसए देती हैं, बाकी पेड देती हैं, वो भी टोटल 7 साल तक देती हैं। और जो साल का आप उनका आरएसए का कॉस्ट रहता है वो 4 से 7 हजार के बीच में रहता है। और 7 साल के बाद में आपको आरएसए नहीं मिलता है। फिर चाहे आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी कंपनी की तरफ से। आपको पैसे दे के ही टोइंग ट्रक या जो व्हीकल टो करके आपकी गाड़ी को ले जाने वाली है उसको आपको मंगाना पड़ेगा। मतलब 7 साल के बाद में आपको ऐसा फील करा देंगी ये कंपनीज कि आपकी गाड़ी अब पुरानी हो गई है, अब इसे चेंज कर दीजिए। लेकिन टाटा में ऐसा नहीं है। टाटा में आपको 2 साल जो फ्री आरएसए मिलता है, उसके बाद में आपको तब तक आरएसए मिलता है जब तक आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको आरएसए मिल जाता है। 1200 से 3000 4000 के बीच में आपको आरएसए मिल जाता है। वो भी डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी कौन सी है। अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और छोटी गाड़ी तो कम पैसे देने पड़ेंगे। और पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने मैकेनिक रिपेयर्स और कितने ज्यादा टोइंग आपके उसमें इंक्लूडेड है। मैंने जो अपनी दोनों नैनो के लिए पॉलिसीज ले रखी है वो 1650 रुपए वाली है, जिसमें 2 मैकेनिक रिपेयर्स और 2 टोइंग सर्विसेज फ्री है। अब प्लीज ये मत बोलना कि टाटा खराब गाड़ी बनाता है इसलिए इतना आरएसए देता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है टाटा हमेशा से पब्लिक और कस्टमर सेंट्रिक रहा है, इसलिए कंपनीज की पॉलिसीज भी ऐसी हैं जिससे लोगों को उनकी गाड़ी पुरानी ना लगे और एक अच्छी वैल्यू कंपनी आपको प्रोवाइड कर सके। भले ही टाटा के डीलर्स गलत थे, लेकिन टाटा की पॉलिसीज कभी भी गलत नहीं थी, क्योंकि टाटा जानता है एक मिडिल क्लास व्यक्ति बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदता है और साल 2 साल में वो गाड़ी आपको पुरानी लगने लगे तो क्या ही मतलब होगा। और आरएसए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके पैसे बचा लेता है जब गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो। क्योंकि जब टोइंग वैन को आप अलग से बुलाते हैं, अगर आपके पास में आरएसए पॉलिसी नहीं है, तो वो लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में आपको पर किलोमीटर का कोट करते हैं। वो भी डिपेंड करता है लोकेशन पे। और अगर आपके पास में कंपनी का आरएसए है तो ये काम आपका फ्री में हो जाता है, तो ये आपके पैसे भी बचाता है। अब देखिए, मैं टाटा की गाड़ी इसलिए भी सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे उनमें वैल्यू फॉर मनी फैक्टर लगता है। जिस दिन टाटा अपनी क्वालिटी गिरा लेगा, अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेगा, उस दिन मैं भी टाटा को सजेस्ट करना बंद कर दूंगा। अब अगर टाटा कॉस्ट कटिंग करता भी है तो छोटे मोटे फीचर्स हटाता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मतलब आपकी फैमिली और आप इस गाड़ी में एकदम सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक मेंटल पीस होता है जब आप एक सेफ गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। तो जो टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं बेफिक्र होके लीजिए, और ये जितने भी रिव्यूज हैं इन पर ध्यान ना दीजिए। ये सब सिर्फ फॉल्स ब्रांडिंग करने का एक तरीका है। आपको टाटा की गाड़ी लेने के बाद में एक अलग फीलिंग का एहसास होगा जब आप अपनी देश की गाड़ी चलाएंगे, जो कि आपके देश के इंजीनियर्स ने आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, जो भी नई टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं। और जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मत करना कोई और गाड़ी लेने का पाप, क्योंकि टाटा है सबका बाप। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी @ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस पर, या मेल आईडी ritikd0@gmail.com जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, आप इस पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बताई गई चीजें आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को चेकआउट कर लीजिए। मैं गाड़ी के रिव्यूज, पेयर वीडियोज, कैपेबिलिटी लॉन्ग रन, माइलेज रन वीडियोज बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियोस जैसी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।